हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से एक टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, तो आइए, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, तो एक संवैधानिक निकाय या संस्थान वह है जिसका संविधान के मूल रूप में या उसमें किसी प्रकार के संशोधन के बाद उल्लेख किया गया है, जबकि एक गैर संवैधानिक निकाय वह है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो मूल रूप से जो संविधान में है या फिर उसी रूप को थोड़ा सा चेंजेस करके फिर से उसमें ऐड कर दिया गया है, तब भी वो संवैधानिक निकाय ही कहलाएगा। ठीक है, और संशोधन करके किसी खंड में जोड़ भी दिया जाता है तब पर भी संवैधानिक निकाय कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ संवैधानिक निकाय का यहाँ पे हमने लिस्टेड किया है। तो चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। तो संविधान के भाग मेनली यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से किसी का नहीं है, ये सब ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कौन कौन है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सबका देखेंगे। अगर संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये एक ध्यान देना है। कर वर्तमान में चुनाव आयोग संस्थान में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित होते हैं। कर है कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। कर सुकुमार सिंह भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। तो यहाँ पे चुनाव आयोग आपका एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, फिर है संघ लोक सेवा आयोग। कर संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 23, ठीक है, के तहत उल्लेखित अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। कर 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है, इस पद के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होता है पद संभालने के बाद से। ठीक है ना। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जो भी पहले हो जाए वह अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर है कि चेयरमैन और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का आधार यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के हटाने के समान ही होता है। नोट में यदि देखना चाहेंगे तो संविधान के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ये हमने पहले भी वीडियो में बता चुका है। कर संबंधित राज्यों की अर्जी पर संसद के अधिनियम द्वारा यूपीएससी और एसपीसीएस से भिन्न जेपीसीएस की स्थापना की जा सकती है, जो एक संवैधानिक निकाय है। कर जेपीसीएस एक वैधानिक निकाय है, ये चर्चा हमने किया होगा कभी, कर ना कि संवैधानिक। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र का जो है सेवा आयोग, वो तो आपका क्या है, संवैधानिक निकाय होता है, बट जब संयुक्त हो जाए तो फिर वो संवैधानिक निकाय नहीं वैधानिक निकाय हो गया। अभी तक भारत में ऐसा है नहीं, लेकिन प्रावधान ही बनाया जा सकता है। कर जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्र द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक होती है, जो भी पहले हो लागू हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या उससे पहले, जैसा उन्हें आवश्यक लगे। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उनका कार्यकाल तब तक होता है जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा उनके आदेश में निर्दिष्ट होता है। वे पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है। कर हालांकि यह प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय है और यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध लाभ के वितरण तथा इस प्रकार के आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटित करने पर सलाह देता है। कर केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में यह, ठीक है, यहाँ पे हमने एडिट नहीं किया है, ये 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष बाबी रेड्डी हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। कर से संबंधित उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। कर से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। कर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। कर से संबंधित उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है और इसे भी क्या है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा करंट अफेयर होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो ये भी आपका एक संवैधानिक निकाय है। कर इससे संबंधित उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। कर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, इससे संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। तो ध्यान देना है थोड़ा सा कि अनुसूचित जाति रहे तो 338 ए में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति रहे तो 338 ए में, ठीक है, ये सिर्फ 338। वहीं पे रहे भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी या अधिकार, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350 बी में किया गया है। साथ में ही यदि अंत्यतः पिछड़ा वर्ग की बात भी किया जाए तो ये भी 338 बी में ही होना चाहिए और है भी लगता है। ठीक है ना, ये भी लिखने की क्या जरूरत। अच्छा, यहाँ 350 भी है ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन यदि ओबीसी की बात आए तो वहाँ 338 बी हो जाता है। ठीक है। पहले वो वैधानिक निकाय था और हाल ही फिलहाल उसको फिर संवैधानिक निकाय बनाया गया था। 104वां संविधान संशोधन ना, संविधान संशोधन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, करा भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का एक स्वतंत्र पद होना चाहिए। कर वह भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कर वह आम लोगों के धन का अभिभावक होता है और उसका पूरे देश के दोनों वित्तीय तंत्र, केंद्रीय और राज्य पर नियंत्रण होता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान के तहत सीएजी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। कर सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत बारन द्वारा की जाती है। कर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, जो भी पहले हो जाए। कर उनको राष्ट्रपति द्वारा उनके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। वो हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान होता है। कर उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद या हटाए जाने के बाद किसी प्रकार के या तो केंद्र फिर राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार के अधिकारी नहीं है। कर सीएजी के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय में उस कार्यालय काम कर रहे सभी लोगों के वेतन भत्ते, सेवारत लोगों की पेंशन इत्यादि के लिए भारत की समेकित निधि को चार्ज किया जाता है। कर इस प्रकार भी संसद में वोट करने के संबंध नहीं होते हैं। पर वह भारत की समेकित निधि प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य जहाँ पर विधानसभा है कि समेकित निधि से संबंधित सभी अकाउंट्स से किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है। वह भारत की आकस्मिकता निधि से किए गए सभी खर्चों और भारत के पब्लिक अकाउंट, साथ ही प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और राज्य के पब्लिक अकाउंट पर किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है। कर वह केंद्र के लेखों से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो बाद में रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। ये किया जाता है अनुच्छेद 151 के तहत। ठीक है। वह राज्यपाल को राज्यों के लेखों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सौंपते हैं, जो बाद में रिपोर्ट को विधानसभा में रखते हैं। ये भी वही है। ठीक है। आपको 151 कर राष्ट्रपति सीएजी द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। लोक लेखा समिति उन्हें जांचती है और अपनी जांच को संसद के समक्ष रखती है। ठीक है। तो ये भी आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये संवैधानिक निकाय
हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है कौन? भारत के अटॉर्नी जनरल। हमारे देश में सबसे बड़े कानून अधिकारी की पदवी है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एजीआई वह होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो। कार्यालय निश्चित कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रह सकता है। उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी क्षेत्र में सभी न्यायालयों में श्रोता की तरह भाग लेने का अधिकार रखता है। साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोलने का अधिकार भी रखता है। यह संयुक्त बैठक की व्यवस्था और संसद की किसी समिति जिसके लिए उन्हें नामित किया गया है परंतु बिना वोट के अधिकार के साथ ही रहते हैं और वह संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं और अधिकारों का आनंद लेता है। नोट: अटॉर्नी जनरल के साथ ही भारत सरकार के अन्य कई कानूनी अधिकारी होते हैं। वे भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। वे अटॉर्नी जनरल को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करते हैं। यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल अटॉर्नी जनरल पद का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है। अन्य शब्दों में अनुच्छेद 76 सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, तो संवैधानिक पद सिर्फ भारत के अटॉर्नी जनरल है। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ये नहीं होता है। पर भारत के पहले और सबसे लंबे समय के लिए सेवा में रहे एजीआई मोतीलाल चिमनलाल सितालवाद थे। राज्य के एडवोकेट जनरल के बारे में देखेंगे तो ये भी एक संवैधानिक पद है। संविधान में के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। वह राज्य का उच्च कानूनी अधिकारी होता है, अतः वह राज्य में भारत के अटॉर्नी जनरल का प्रतिरूप होता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है, तो वो एडवोकेट जनरल राज्य का बन जाता है। तो ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं जनरल पॉलिटी सेक्शन में। साथ ही साथ ये जो रेड कलर से टॉपिक है उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि ये सब कुछ संवैधानिक पद है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे कल इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।